हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? ऑनलाइन वाले बच्चे पूछ रहा हूँ। यस सर। स्क्रीन शेयरिंग भी हो रखी है। यस यस सर। सर। ओके, लेट अस स्टार्ट विद जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। गाइस देखो, हम क्या मान के चलते हैं कि जब 6 लिगेंड अटैच हो रहे हैं मेटल एटम से, स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल, है ना बच्चों? अब ऑक्टाहेड्रल में अगर कुछ बॉन्ड लेंथ एक टाइप की है और कुछ डिफरेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है गाइस? मतलब ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्विवेलेंट, देन वी कॉल इट डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। उसमें हमारा ये आता है जॉन टेलर इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं ये लिख देता हूं। इफ ml bond in octahedral complex, coordination number 6, are of unequal lengths. If they are of unequal lengths, we get distorted octahedral complexes. Distorted octahedral structure basically. Types. Types of distorted octahedral. Types of distorted octahedral structure बच्चों। गाइस देखो, नॉर्मली हमारे पास ऑक्टाहेड्रल इस टाइप का होता है। 4 एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? आई डोंट थिंक सो। इनको मैं एक काम करता हूँ, लेट मी, ये मैंने रेड से मार्क कर दिया। इनको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल, और ग्रीन को हम बोलते हैं एक्सियल बच्चों। रेड इज इक्वेटोरियल एंड ग्रीन इज एक्सियल। एक्सियल के बजाय हम ट्रांस भी बोल सकते हैं। ओके गाइस, बट एक्सियल इज अ मोर कॉमन टर्म। तो पहले आते हैं बच्चों हम किस पे? इलोंगेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ बेटा। हो गया सर। हाँ बेटा, इलोंगेशन इन octahedral complexes. Elongation in octahedral complexes. Elongation का मतलब क्या हो गया गाइस? ये जो तुम्हारे एक्सियल हैं, जो हमारे एक्सियल हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज इलोंगेशन गाइस। समझ में आया या नहीं आया बच्चों कि मेटल लिगेंड बॉन्ड एक्सियल इज ग्रेटर देन मेटल लिगेंड बॉन्ड इक्वेटोरियल? क्लियर और नॉट बच्चों? या फिर हम सिंपली कह सकते हैं एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? तो यहां पे सिंस एक्सियल इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल, हम कह सकते हैं एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर, या हम कह सकते हैं क्योंकि लॉन्ग दे आर वीकर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ओके गाइस, क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट? अब आते हैं कंप्रेशन।
compression in octahedral complexes। कंप्रेशन में क्या होगा बच्चों? The axial bonds are shorter than equatorial। Metal ligand axial is smaller than metal ligand equatorial। या फिर हम कह सकते हैं एक्सियल की बॉन्ड लेंथ इज लेस देन इक्वेटोरियल बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? एक्सियल बॉन्ड्स आर शॉर्टर, या हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अच्छा एक और चीज बच्चों, काइंड ऑफ ऑब्वियस, ये जो हम कह रहे हैं दे आर स्ट्रॉन्गर एंड दे आर वीकर, वी आर अज्यूमिंग सारे लिगेंड सेम है। नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, लिगेंड डिफरेंट होगा तो हाउ कैन यू कंपेयर स्ट्रेंथ? ठीक है ना गाइस? कोई डाउट यहां तक? गुड। हाँ बेटा। नहीं ऐसा नहीं है कि हमेशा होमोलैक्टिक में देखा जाएगा, मैं तो बस ये बता रहा हूं, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है कि दे आर शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर, ये हम तभी कंपेयर कर सकते हैं। शॉर्ट शॉर्टर और लॉन्गर तो चलता है, जो स्ट्रॉन्गर या वीकर है ये डिपेंड करता है कि अगर हम सेम लिगेंड ले रहे हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ओनली देन वी कैन से दिस। क्लियर है गाइस? ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सिर्फ होमोलैप्टिक में होता है, हेट्रोलैप्टिक में भी होता है। क्लियर है यहां तक बच्चों? गाइस गॉट इट और नॉट? क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? ओके। स्क्वायर प्लेनर क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर में कुछ ऐसी फील आ रही नहीं आ रही है बच्चों? स्क्वायर प्लेनर का मतलब सिर्फ ये स्ट्रक्चर। तो डू यू रियलाइज दिस और नॉट, ये हमारा किस चीज का केस बनेगा? यहां पे हमने क्या लिया बच्चों इसे? गाइस डू यू रियलाइज यहां पे हमने इतनी लेंथ बढ़ा दी, लिगेंड्स को इतना दूर ले गए एक्सियल वालों को कि वो हट ही गए। हाँ या ना बच्चों? ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने अभी बताया है? मतलब ये तुम्हारा कौन से के केस है गाइस? इलोंगेशन। और इलोंगेशन इतना ज्यादा हो गया कि वो हट ही गए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो एक्सियल वाले हैं वो इतने दूर लेके गए हम उसे कि वो हट ही गए। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इलोंगेशन इज so large that axial ligands are completely removed। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कोई डाउट यहां तक बच्चों? एक्सट्रीम केस हो गया बेसिकली। गॉट इट गाइस? गुड। अब आते हैं, यहां तक तो समझ गए हो? गुड। अब ये इलोंगेशन या कंप्रेशन हम कब देखेंगे? ये डिस्टॉर्शन क्यों आ रहा है? लेट अस हैव अ लुक एट दैट। इट अराइजेस बिकॉज ऑफ asymmetric asymmetric filling of T2G and EG orbitals। एसिमेट्रिक फीलिंग जब होती है, एसिमेट्रिकली फिल्ड है हमारे T2G और EG ऑर्बिटल्स, देन यू हैव दीज काइंड ऑफ डिस्टॉर्शंस बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? अब देखो, पहले हम बात करते हैं किसकी? T2G। इसमें अगर सिमेट्रिक फीलिंग होगी देयर बी नो डिस्टॉर्शन।
सिमेट्रिक फिलिंग कब हो सकती है गाइस? या तुम T2G में 0 डाल दो, सिमेट्रिक है, कोई नहीं है ना बच्चों, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है T2G में। या फिर हम T2G में 3 डाल दें, या फिर हम T2G में 6 डाल दें। नाउ दिस इज सिमेट्रिक, these are symmetrically filled orbitals, symmetrically filled T2G orbitals। ऐसी Eg में क्या क्या केस बन सकते हैं? Eg में हमारे पास 2 ऑर्बिटल है, या तो 0 हो, या 2 हो, या हमारे पास 4 हो। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? Eg2 का मतलब क्या है? इट इज हाफ फिल्ड, द 2 ऑर्बिटल्स Eg वाले दे आर हाफ फिल्ड। Eg4 का मतलब है कंप्लीटली फिल्ड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो दिस इज सिमेट्रिकली फिल्ड Eg ऑर्बिटल, सिमेट्रिकली फिल्ड Eg ऑर्बिटल्स। इन केसेस के अंदर तुम्हारा डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? इसके अलावा अगर कोई भी केस लेते हो, T2G में 1 लिया, 2 लिया, 4 लिया, 5 लिया, दैट मीन्स यू हैव गॉट एसिमेट्रिकली फिल्ड ऑर्बिटल एंड यू विल ऑब्जर्व सम काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन। वो डिस्टॉर्शन तुम्हारा इलोंगेशन होगा या कंप्रेशन होगा, दैट इज समथिंग यू फाइंड आउट एक्सपेरिमेंटली। ठीक है ना गाइस? हमें तो बस ये पता लगाना है कि डिस्टॉर्शन कब होगा कब नहीं होगा। वो हमने केस देख लिए, पूरे नहीं देखे हैं, तो लेट अस डिस्कस दिस अगेन, क्योंकि इसमें लीगेंड का फर्क पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो तुम्हारे पास T2G6 भर जाएगा, हाँ है ना? पहले पहले 3 भरे, ठीक है ना, T2G हाफ फिल हुआ, फिर वही पूरा फिल हो रहा है। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लीगेंड कि तुम्हारा किस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सिमेट्रिक फिलिंग हो रही है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? डिपेंड्स ऑन लीगेंड कि किन ऑर्बिटल्स में तुम्हारी सिमेट्रिक फिलिंग हो रही है। ओके गाइस, लेट अस सी। पहले मैं लिख देता हूं, जॉन टेलर इफेक्ट। ये कहता है इफ a molecule has unsymmetrically filled, if it has got a unsymmetrically filled set of degenerate orbitals, degenerate orbitals मतलब जैसे हमारे T2G के 3 हो गए, या हमारे EG के 2 हो गए, if they are unsymmetrically filled, it is, if a molecule is it is unstable, it is unstable and it undergoes distortion, it undergoes distortion बच्चों। ठीक है ना गाइस? ये डिस्टॉर्शन इस तरीके से होता है such that the molecule becomes more stable, it happens। ये डिस्टॉर्शन में इलोंगेशन भी हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है। it happens so that energy of molecule is lowered, energy of molecule is lowered, या हम कहेंगे इट बिकम्स मोर स्टेबल। समझे नहीं समझे गाइस? तो लेट अस ऑब्जर्व, देखते आओ बच्चों। सबसे पहले आते हैं D0, D0, D0 का मतलब हो गया T2G0, EG0। तो इसमें कोई डिस्टॉर्शन होगा क्या? नो डिस्टॉर्शन।
D1 में होगा। D1 का मतलब है T2G1 EG0, एसिमेट्री है, इसका मतलब देयर बी डिस्टॉर्शन। D1 में देयर बी डिस्टॉर्शन। ठीक है ना गाइस, क्लियर है यहां तक? यू विल हैव डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन को हम स्ट्रॉन्ग या वीक में कर सकते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है ना गाइस, कि स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, वो उसमें मैं जा नहीं रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि डिस्टॉर्शन होगा। दैट इज द ओनली पॉइंट, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, कि तुम्हारा कंप्रेशन होगा या एलोंगेशन होगा, वो एक्सपेरिमेंटली होता है। ठीक है ना गाइस, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लीग एंड इवन। ठीक है ना गाइस, तो जैसे अगर तुम देखोगे D1 के अंदर, अगर तुम्हारे पास है से, छोड़ो उसको, छोड़ दो, लीव इट, कि और करने की जरूरत नहीं है हमें। D2 में बताओ बच्चों क्या होगा? डिस्टॉर्शन होगा। D3 में बच्चों, इसमें है T2G3 EG0, सिमेट्रिकली फिल्ड है T2G, और EG में इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, सो देयर विल बी नो डिस्टॉर्शन। सर हम कॉन्फ़िगरेशन देख के बता सकते हैं कि वो इलोंगेशन वाला केस है या नहीं, कंप्रेशन? नहीं। ठीक है बच्चों, D3 समझ आ गया? अब यहां तक गाइस प्लीज पे अटेंशन, यहां तक हमारा दोनों ही केस मतलब लिगेंड का फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है ना गाइस, क्या कर रहे हो बेटा? अच्छा, अब आते हैं D4। D4 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या बनेगा? नहीं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? यू विल हैव T2G4 EG0, डिस्टॉर्शन होगा। वीक लिगेंड लेते हो तो क्या होगा? T2G3 EG1, इन एनी केस तुम्हारा डिस्टॉर्शन आके रहेगा। हाँ है ना? अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो तुम्हारे पास होगा T2G4 EG0, वीक लिगेंड होगा तो होगा T2G3 EG1। D5, D5 में अगर वीक लिगेंड है तो क्या होगा? T2G3 EG2, नो डिस्टॉर्शन, सिमेट्री आ गई। T2G3 EG, T2G3 EG2, समझ आया नहीं आया बच्चों? नो डिस्टॉर्शन। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या कहोगे बच्चों? यू विल हैव T2G5। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां पे था T2G3 EG2, और इसमें होगा डिस्टॉर्शन, क्योंकि अब हमारे पास हो चुका है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में T2G5 EG0 बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस, बताओ मुझे। पर ये सब कुछ ऑक्टाहेड्रल के लिए ही है ना? ऑक्टाहेड्रल के लिए कर रहे हैं सब। D6, D6 में देखो, अगर वीक लिगेंड है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आने वाली है? T2G4 EG2। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? तो यू विल हैव डिस्टॉर्शन। यहां पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी? पहले T2G में 3 भरे, फिर EG में 2 भरे, फिर T2G में एक और भर गया। हाँ है ना बच्चों? तो यू विल हैव T2G4 EG2। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा बच्चों? यू विल हैव T2G6, यू विल हैव नो डिस्टॉर्शन। हाँ या ना बच्चों? यू विल हैव T2G6 EG0 बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस, बताओ मुझे। क्लियर है? दैट्स गुड। अब आते हैं D7। D7 में तुम्हारे पास वीक लिगेंड है तो क्या होगा बच्चों? T2G5 EG2, तुम्हें दिख रहा है उसमें एसिमेट्री है, तो यू विल हैव डिस्टॉर्शन। एंड व्हाट अबाउट स्ट्रॉन्ग लिगेंड बच्चों? यू विल हैव T2G6 EG1, इसमें भी डिस्टॉर्शन आएगी। यू विल हैव डिस्टॉर्शन इन बोथ द केसेस। हाँ है ना बच्चों?
ठीक है ना गाइस, क्लियर हो गई ये चीज? गुड। D8 पे आओ बच्चों। D8 गाइस, D8 में तुम किसी भी तरीके से भरो। सपोजिंग वीक लिगेंड है, पहले T2G में 3 भरे, EG में 2 भरे, फिर T2G में और 3 भर गए। हाँ है ना बच्चों? फाइनली क्या हुआ? T2G6 EG2। पहले T2G में 3 भरे, फिर EG में 2 भरे, फिर T2G में फिर 3 भर गए। ठीक है ना गाइस? और अगर तुम लेते हो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, T2G में 6 भरे, EG में 2 भरे, इन एनी केस डू यू रियलाइज और नॉट, देयर विल बी नो डिस्टॉर्शन। स्ट्रॉन्ग लो, वीक लो, कोई दिक्कत नहीं, यू विल हैव नो डिस्टॉर्शन। समझे या नहीं समझे गाइस? D9 के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? देयर विल बी डिस्टॉर्शन, हाँ या ना बच्चों? क्लियर है गाइस? एंड व्हाट अबाउट D10? यू विल हैव नो डिस्टॉर्शन। क्लियर और नॉट गाइस, ये बताओ मुझे, ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, हाँ सर। समझ में आया नहीं आया? आ गया ना समझ में बच्चों? यस एक ही सर। बच्चे ने जवाब दिया था। हाँ सर। ओके ग्रेट। सो नाउ लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ Cu2 प्लस बच्चों। गाइस देखा क्या गया? देर इज elongation elongation in octahedral complexes of Cu2 plus ion। इसमें तुम्हारा क्या देखा गया? इलोंगेशन बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, CuNH3, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, CuNH3 4 H2O 2 plus, and let us take another example, CuH2O 6। कर क्या रहे हो बच्चों तुम? डिस्टॉर्शन। हाँ गाइस, क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों ये चीज? इन दोनों के अंदर ही तुम्हारा क्या होता है बच्चों? इलोंगेशन होता है। क्लियर है यहां तक? NH3 हमारा होगा, जैसे इसकी बात करते हैं, इसकी बात करी जाए तो तुम्हारा NH3 होगा कहां पे बच्चों? इक्वेटोरियल पे। और H2O होगा हमारा कहां पे बच्चों? एक्सियल पे। इस केस के अंदर 4NH3 at equatorial and 2H2O at axial। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक गाइस? गॉट इट और नॉट? और तुम वैसे भी देख सकते हो, इसमें कॉपर पे चार्ज क्या है? +2 है ना? मतलब तुम्हारे पास D9 कॉन्फ़िगरेशन है, और D9 का मतलब तुम्हारा डिस्टॉर्शन आके रहेगा। क्लियर है यहां तक? फाइन, वी आर डन विद जॉन डेलर डिस्टॉर्शन। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, बिल्कुल बेसिक है, जो अभी मैंने पढ़ाया उसी पे बेस्ड है। Effect is not observed in high spin complexes of D। हमें ऑप्शन दे रखी हैं, D9, second is D7, third is D8 and fourth is D4। बताओ बच्चों किस में नहीं होगा? D8 में नहीं होगा। ठीक है ना गाइस? क्लियर है या नहीं ये चीज? गुड।
डायरेक्ट एप्लीकेशन है उसका। फाइन बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? हाँ बेटा, एक बच्चों याद रखना, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हो बेटा, कुछ कह रहे थे? ओके, दिस इज नोन एज मेकिंग मोर रिएक्टिव। लिगेंड्स को ज्यादा रिएक्टिव बना देना, दैट इज लेबलियाइजेशन ऑफ लिगेंड्स। ठीक है बच्चों, मतलब टर्म तुम्हें पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, मेकिंग इट मोर रिएक्टिव। क्लियर है यहां तक गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? मेकिंग देम मोर रिएक्टिव, मोर प्रोन टू क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड ब्रेक कर देना। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? मेकिंग द कॉम्प्लेक्स मोर रिएक्ट, जस्ट रिमेंबर दिस टर्म। ठीक है ना गाइस? बच्चे यहां तक क्लियर हो गया? जॉन टेलर इफेक्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा इफेक्ट यही है। हाँ ये खत्म है, नहीं चैप्टर भी खत्म नहीं है। अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन। बच्चों देखो, तुम क्या, हाँ दैट इज ओवर। अब देखो बच्चों, हमें चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन। ओके गाइस, तो गाइस सपोजिंग तुमने मेटल आयन लिया पानी में, इट विल बी सराउंडेड बाय H2, है ना बच्चों? मेटल आयन से Ni2+, एग्जांपल के तौर पे Ni2+ लिया पानी के अंदर, तो इट विल बी सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल विल बी एक्टिंग एज लिगेंड्स, है ना बच्चों? तो ये है, अब हमने इसमें लिगेंड ऐड करे। ठीक है ना गाइस? एवरी टाइम वन H2O इज रिप्लेस्ड बाय लिगेंड, क्या बनेगा बच्चों? तुम्हारे पास पहले H2O बाहर निकला, एक एक लिगेंड अटैच हुआ, फिर दूसरा हमारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया और दूसरा लिगेंड टेक्स इट्स प्लेस। तो ऐसे करते जाएंगे तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा, नहीं बन जाएगा बच्चों, प्लस NH2O। हाँ है ना? गुड। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नोन एज ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं? ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बच्चों। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? रिटन एज बीटा एन। तो बीटा एन का फॉर्मूला हमारा क्या बनने वाला है, एक्सप्रेशन क्या बनने वाला है? समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस? हाँ बच्चों यहां तक समझ गए? क्लियर है यहां तक? ऑब्वियस सी बात है, जितना बीटा एन ज्यादा उतना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, मतलब उतना ही ज्यादा स्टेबल हमारा ये कॉम्प्लेक्स होगा। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? जितना हमारा बीटा एन ज्यादा उतना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बीटा एन जितना ज्यादा होगा उतना रिएक्शन जब फॉरवर्ड जाएगी या उतना प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं उतना ही प्रोडक्ट तुम्हारा ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल होगा तभी तो प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, इसका मतलब तुम्हारा कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल है। किस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं? MLN की। ठीक है ना गाइस? अब ये जो हमने रिएक्शन लिखी है, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या था? ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। बट लेट अस ब्रेक इट डाउन इनटू
पार्ट्स। H2ON था हमारे पास। पहले हमने एक लिगेंड लिया, उसने क्या बना देना है बच्चों? H2ON-1 L प्लस H2O। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस? तो हमारा इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम बोलेंगे K1। क्या होगा बच्चों ये? सॉरी, 1 सेकेंड बच्चों। N-1 L। क्लियर है यहां तक गाइस? समझ गए? अब इसमें एक और हमने हमने जो प्रोडक्ट बनाए उसमें फिर हमने एक लिगेंड लिया। अगेन इट विल डिस्प्लेस वाटर, तो तुम्हारे पास H2ON-2 हो जाएगा, L2 हो जाएगा प्लस H2O। क्लियर है यहां तक बच्चों? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम बोलते हैं K2। इन्हें इंडिविजुअली क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है ना बच्चों? 1 सेकेंड गाइस। यार यहाँ पे एल जो है वो मोनोडेंटेट ही होगा या बाइडेंटेट सो ऑन भी हो सकता है? नहीं, तुम्हारा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन फिर उसमें तुम्हें अकॉर्डिंगली तुम्हारी रिएक्शन मॉडिफाई हो जाएगी। हाँ है ना? तो फिर ये फॉर्मूला तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि उसमें कोएफिशिएंट्स डिफरेंट हो जाएंगे तो फिर। जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, हाँ, उनका एक्सप्रेशन अलग होगा। मतलब आइडिया इज फॉर एवरी वन लिगेंड अटैच देयर बी रिमूवल ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर मैं बाइडेंटेट लेता हूं तो। ठीक है लेकिन सर। स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट उसमें भी आएंगे। ठीक है ना बेटा? यस क्लियर है सर। यहाँ तक? तो हम बीटा एन को क्या बोल सकते हैं? ऐसे चलता जाएगा, बीटा एन इज K1 into K2 एंड सो ऑन टिल Kn बच्चों। हाँ है ना? आई मीन रिएक्शंस को ऐड करते जाओगे, ऐसे स्टेप वाइज को ऐड करते जाओगे तो वो ओवरऑल इक्वेशन ही बनेगी। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक गाइस? मतलब मेरे ख्याल से इक्विलिब्रियम इतना तो आता है कि तुम्हें ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, इनको हम बोलते हैं स्टेप वाइज। ये नोट कर लो बेटा, इनको हम बोलते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओके बच्चों, इनको बोला जाता है ओवरऑल, मतलब ये जो हमारा स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, इनका प्रोडक्ट हमें क्या देता है? ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बच्चों। क्लियर है यहां तक? दिस वाज ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। फाइन। और 1/βn क्या होता है? इट इज नोन एज इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। ऑब्वियस सी बात है, जितना बीटा एन ज्यादा उतना 1/βn छोटा होगा, मतलब मोर स्टेबल इज द कॉम्प्लेक्स, तो इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट इज लेस। क्लियर है यहां तक? समझ गए गाइस? तो मैं लिख देता हूं, हायर इज द हायर इज द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स। जितना ज्यादा बीटा एन, मोर स्टेबल इज द कॉम्प्लेक्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? MLN की। ओके। अब जो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट है, सही पूछा जाए तो इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। हाँ ना बच्चों? तो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या बता रहा होता है? इट टेल्स अस द ease of dissociation. It explains the
dissociation of complex into metal ion and ligands in solution. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये जो है 1/βn जो इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट, उसकी रिएक्शन क्या है? उसकी रिएक्शन है हमारी ये NH2। मैंने यहाँ पे N लिखा था बाय द वे, 1 सेकेंड, स्टार्टिंग में जो लिखा था यहाँ पे NH2 लिखा हुआ। हाँ, 1 सेकेंड गाइस। ये है हमारी रिएक्शन फॉर इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो जितना ज्यादा इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट, उतना इजीली कॉम्प्लेक्स विल डिसोसिएट टू गिव मेटल आयन एंड लिगेंड इन सॉल्यूशन। जितना इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा, उतनी इजीली तुम्हारा मेटल आयन और लिगेंड प्रोड्यूस होंगे इन एक्वस सॉल्यूशन। स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा मतलब ये ज्यादा स्टेबल, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा मतलब ईज ऑफ डिसोसिएशन इज हाई। Ease of dissociation of complex into metal ion and ligands is high। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अगर बीटा एन ज्यादा है तो 1/β एन कम है। हाँ है ना बच्चों? ये समझ गए? इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट एक्सप्लेन्स द ईज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू मेटल आयन एंड लिगेंड। बच्चों क्लियर है यहां तक? अब गाइस सम इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। फॉर a given metal and ligand, stability is generally greater. Stability is greater for greater charge on metal. Charge on metal मतलब M3+ is more stable than M2+। समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस? कोई डाउट? तुम इसे डेल्टा, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स याद करें तो डेल्टा नॉट से रिलेट कर सकते हो। जितना ज्यादा स्प्लिटिंग होगी और तुम्हारा पेयरिंग अप होगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। हाँ है ना बच्चों? डेल्टा नॉट ज्यादा है तो तुम्हारी पेयरिंग हो जाएगी। हाँ है ना? और द इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू लो एनर्जी ऑर्बिटल्स विच विल रिजल्ट इन मोर स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मेटल पे चार्ज ज्यादा होता है तब तुम्हारा डेल्टा नॉट हाई होता है, लिगेंड स्ट्रांग होता है तब तुम्हारा डेल्टा नॉट हाई होता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अभी हमने चार्ज की बात करी है, चार्ज ऑन मेटल आयन। लिगेंड स्ट्रांग होगा तो भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। लिगेंड स्ट्रांग, मेटल पे चार्ज ज्यादा, रिजल्ट्स इन मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। हाँ बेटा? फैक्ट रिमेंबर है? ठीक है अच्छे, ओके। तुम ऐसे भी सोच सकते हो, बेसिकली सोचा ऐसे जा सकता है। तुमने जो पूछा कि वाई चार्ज विल सपोर्ट स्टेबिलिटी, तुम नॉर्मली सोचो कि मेटल पे चार्ज है पॉजिटिव, ज्यादा खींचेगा। लिगेंड के साथ जो अट्रैक्शन है, आयनिक अट्रैक्शन होगी, वो ज्यादा होगी। हाँ, दैट इज वन वे टू थिंक इट ओवर। ओके, एनीवे, इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, फॉर डाइवेलेंट आयंस, मतलब +2 वाले, फॉर डाइवेलेंट आयंस ऑफ 3D सीरीज,
irrespective of ligand, irrespective of ligand involved, stability varies in Irving William order. That's the order that you have to remember. वो ऑर्डर क्या है बच्चों? Mn2+ से ज्यादा स्टेबल होगा Fe2+, CO2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बता रहा है ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट, मैंने तुम्हें बताया था लिगेंड स्ट्रॉन्ग, मेटल पे चार्ज ज्यादा। एक चीज और बताई थी बहुत पहले कि रिंग फॉर्मेशन रिजल्ट्स इन स्टेबल कॉम्प्लेक्स चिलेशन। हाँ तो वो भी लिख देता हूं। द स्टेबिलिटी also depends the stability also depends on formation of chilate rings। ठीक है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं? चिलेट इफेक्ट। ठीक है बच्चों, स्टेबलाइजेशन ड्यू टू चिलेशन को क्या बोलते हैं? चिलेट इफेक्ट। स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइजेशन रुको बच्चों, मैं लिख देता हूं। स्टेबलाइजेशन ड्यू टू चिलेशन। डाइवेलेंट, हाँ, ऊपर आयंस +2 चार्ज, मैंने हर एक में Mn2+ Fe2+ डाइवेलेंट आया। अच्छा एक और चीज बच्चों, इफ अ multidentate ligand happens to be cyclic, it happens to be, oh hold on a sec, happens to be cyclic with no unfavorable steric effect, a further increase in stability occurs। This is termed as macrocyclic effect, is termed as macrocyclic effect। इसको एक बार पढ़ो, उसके बाद छोड़ दो। ठीक है ना गाइस? एक बार पढ़ना है सर। हाँ बस एक बार पढ़ना है, पढ़ लो। अब आते हैं समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। स्टार्ट करें? थोड़ा सा लिखना है। हाँ बेटा लिख लो, नोट इट डाउन, क्विकली नोट इट डाउन, देन विल स्टार्ट। सर हैपेंस टू बी के बाद क्या लिखना है? साइक्लिक है वो। हाँ मैक्रोसाइक्लिक, दिस इज टर्म्ड एज मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट।
हो जाए तो बता देना बच्चों। कर लिया नोट? ओके, 1 सेकेंड बच्चों। बच्चों, नाउ लेट अस स्टार्ट विद कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पहली चीज बच्चों, लेट अस टॉक अबाउट कलर ऑफ complex ions whose central metal atom has partially filled d orbitals। जिनके d orbitals partially filled है, उसके अंदर तुम्हारा कलर ऑब्जर्व होता है। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? मैं एक काम करता हूं, पहले एक पैराग्राफ लिखवा देता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन दैट पैराग्राफ। ठीक है ना गाइस? व्हेन white light falls on colored complex ion, the ion absorbs some portion of white light. It absorbs some portion of white light, and remaining part remaining portion of इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट हमने क्या ली थी? व्हाइट लाइट। इंसिडेंट लाइट इज ट्रांसमिटेड या रिफ्लेक्टेड। ट्रांसमिटेड या हम क्या बोलेंगे उसे? रिफ्लेक्टेड। आइडिया इज, व्हाइट लाइट में से कोई एक पर्टिकुलर कलर की लाइट उसने एब्जॉर्ब कर ली, रिमेनिंग जो कलर थे वो उसने रिजेक्ट कर दिया। मतलब आइडिया इज, एक पोर्शन, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर ली, और जो रिमेनिंग है वो रिफ्लेक्ट कर दी या ट्रांसमिट कर दी, एंड दैट इज द कलर दैट वी सी। ठीक है ना बच्चों? तो वही मैं लिखता हूं, यहां तक कर लिया नोट? द कलर ऑफ, पहली चीज, द कलर ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट। Absorbed light and transmitted light are different. Different के बजाय भी, let me use the correct term, they are complementary to each other. They are different या हम कहेंगे they are complementary colors. Okay? मैं लिख देता हूं, the color of transmitted light is complementary ये कॉम्प्लीमेंट्री भी मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, जो एब्जॉर्ब करी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज द कलर ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है ना बच्चों? एंड दिस कॉम्प्लीमेंट्री कलर, द, होल्ड ऑन सेकंड बच्चों, द कॉम्प्लीमेंट्री कलर is generated
फ्रॉम वेवलेंथ लेफ्ट ओवर, जो बच गई वेवलेंथ उनका जो कलर है दैट इज द कलर ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट। आइडिया ये है, सपोजिंग तुम्हारा एक कलर एब्जॉर्ब कर लिया, दैट इज द कलर एब्जॉर्ब, जो रिमेनिंग कलर्स है उनका जो कंबाइंड कलर बन रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब कर ली, अब जो रिमेनिंग वेवलेंथ बच गई दैट इज द कलर ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट एंड दैट इज द कलर दैट वी सी। जो उसने एब्जॉर्ब करा वो नहीं दिख रहा, जो उसने रिफ्लेक्ट कर दिया दैट इज द कलर दैट वी सी बच। एंड दीज टू कलर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में एक काम करते हैं, दिस इज वेरी हेल्पफुल, देखना बच्चों, ये हमने ले लिया, ये एक जर्नल आइडिया है, इसमें इंडिगो मैंने हटा दिया कि दोज कलर्स आर टू सिमिलर। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, येलो, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री होगा ऑरेंज, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री होगा रेड। रफ आइडिया है, रफली इस तरीके से चलता है, ठीक है ना बच्चों। मतलब बाई चांस उसने येलो लाइट एब्जॉर्ब करी तो तुम्हें जो कलर दिखेगा वो दिखेगा वॉयलेट। अगर उसने वॉयलेट लाइट एब्जॉर्ब करी, जो कलर तुम्हें दिखाई देगा वो दिखाई देगा येलो बच्चों। गेटिंग द आइडिया और नॉट। अगर उसने येलो एब्जॉर्ब करा तो द कलर दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इज वॉयलेट, और अगर वॉयलेट एब्जॉर्ब करा द कलर दैट इज रिफ्लेक्टेड इज येलो बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया नहीं आया? मैं तुम्हें एक रफ आइडिया, एक मतलब ये तो रफ आइडिया है, मैं तुम्हें एग्जैक्ट भी बताया था बट यू विल रियलाइज वो एग्जैक्ट याद हो या ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बनाया है। जैसे वॉयलेट है, वॉयलेट के साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है द कलर ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट दैट इज येलो ग्रीन। अगर ब्लू लेते हो तो दैट इज येलो, ग्रीन ब्लू लेते हो तो व्हाट यू ऑब्जर्व इज ऑरेंज, ग्रीन लेते हो, सॉरी ब्लू, ग्रीन ब्लू बोला है ना मैंने अभी, ब्लू ग्रीन लेते हो। अब ये मत कहना सर इसमें डिफरेंस क्या है, ये होता है हमारा रेड। रिलेटिव मैंने तुम्हें आइडिया दिया है कि वो सर्कल इज बेटर, क्योंकि ये चीजें याद करना थोड़ा टफ पड़ता है, ठीक है ना गाइस। ग्रीन होगा तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो है वॉयलेट, ऑलमोस्ट पर्पल, ऑलमोस्ट डायगोनल से थोड़ा लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इफ यू रियलाइज, मतलब ये वॉयलेट है तो येलो ना जाके हमने क्या कह दिया, येलो ग्रीन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट ना कह के, ऑपोजिट से थोड़ा सा तुम इस साइड में घूम जाओ। गेटिंग द आइडिया और नॉट? रफ आइडिया है ये जो मैंने ये बनाया है, दिस इज रफ आइडिया, कि तुम्हारा ऑलमोस्ट ऑपोजिट जा रहा है। जैसे अगर वॉयलेट है तो उसको तुम येलो बोल सकते हो या येलो ग्रीन बोल लो। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? ब्लू है वो एक्चुअली तुम्हारा होना चाहिए ऑरेंज, या फिर ऑरेंज येलो या येलो बोल दिया। गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? ये एक्चुअल कलर्स हैं, और वो जो मैंने डायग्राम बनाया है वो एक रफ आइडिया देने के लिए बना रखा है। समझ गए गाइस? ये एक्चुअल कलर्स हो गए जो मैं बता रहा हूं, येलो ग्रीन। हाँ, अगर तुम्हारा वॉयलेट तुमने उसने एब्जॉर्ब करा तो जो हमें दिखाई देगा वो ग्रीन दिखाई देगा। मतलब दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर एक एब्जॉर्ब किया है तो दूसरा विजिबल होगा, दूसरा रिफ्लेक्टेड होगा। जो एब्जॉर्ब किया उसका ऑपोजिट हमारा मैंने बता रखा है, ठीक है बच्चों। येलो ग्रीन के लिए क्या आता है हमारा, वॉयलेट। येलो के लिए होता है हमारा ब्लू। अब वो रिपीट होना शुरू हो गया। ऑरेंज के लिए होता है ग्रीन ब्लू, और रेड के लिए होता है ब्लू ग्रीन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों?
समझ गए गाइस? तुम्हारा काम है इतना याद कर लेना, बाकी तो रेपिटेशन है। समझ गए गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां तक तो समझ गए तुम लोग? कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? गुड। अब पहली चीज तो मैंने तुम्हें ये बता दी कि जो उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब करी उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है दैट इज द कलर ट्रांसमिटेड या कलर वी सी, है ना बच्चों? गुड। अब ये कलर आया क्यों? क्योंकि सपोजिंग मैं बात कर रहा हूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब करी और रेडिएशन एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन T2G से कहां पहुंच गया? EG में। डी ट्रांजिशन जो मैं तुम्हें बता रहा था, लो एनर्जी डी से हाई एनर्जी डी में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है बच्चों। क्लियर है यहां तक? दिस डी ट्रांजिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। मतलब सपोजिंग उसने एग्जाम्पल के तौर पे येलो कलर एब्जॉर्ब करा, तो हमें जो कलर दिखाई दे रहा है येलो कलर इज रिजल्टिंग इन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G to EG, and the color that is transmitted is blue. The color that we see is blue. एग्जांपल लिया ना। हाँ, ये एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं कि अगर उसने येलो कलर एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी डी से हाई एनर्जी डी पे जंप कर रहा है, देन द कलर ट्रांसमिटेड इज ब्लू एंड दैट इज द कलर दैट वी सी। सर ये येलो गिवन होगा ना, तो इसका लैम्डा हाँ, गिवन होगा, ये सब याद थोड़ी होगा सर। नहीं बेटा, आइडिया क्या है, ये रिलेटिव है। अभी मैं बताता हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम। तुम्हें एक का कलर बता रखा है या एक का कलर का आइडिया है, तुम्हें तुम्हें दूसरे का कलर आइडेंटिफाई करना है, तो तुम रिलेटिव लिगेंड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है ये चीजें। अभी बताऊंगा मैं, गिव मी सम टाइम। हाँ बेटा बोलो। ओके, 1 सेकेंड बच्चों, जस्ट अ सेकेंड गाइस। बच्चों स्टार्ट हो गया, प्लीज आवाज मत करो। ओके गाइस, 1 सेकेंड। हाँ बच्चों, पहले मैं एक और बता दूं, अगर हमारा अल्ट्रा वायलेट है, नहीं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब करी, तो द कलर ट्रांसमिटेड इज पेल येलो। इसको ये मान के चलो वॉयलेट के ही एंड में जा रहा है। वॉयलेट से जस्ट कम वेवलेंथ किसकी होती है? यूवी। हाँ है ना? तो यू ट्रीटेड एज वॉयलेट, अल्ट्रा वॉयलेट को यू ट्रीटेड एज वॉयलेट, तो वो हमारा येलो आना चाहिए, यहाँ पे पेल येलो है। क्लियर है यहां तक आए? पेल येलो दिखेगा, करेक्ट। अल्ट्रा वॉयलेट एब्जॉर्ब करेगा तो पेल येलो दिखेगा बच्चे। येलो ऑब्जॉर्व करेगा तो अल्ट्रा वायलेट निकलेगी। अल्ट्रा वॉयलेट निकलेगी, दिखेगी। ठीक है ना बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? ये जो मैंने लिखवाए हैं, क्या लिखवाए हैं? आई हैव टोल्ड यू कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है बच्चों? गुड। अब देखो गाइस, ये डी ट्रांजिशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर। पहली चीज, डी ट्रांजिशन कब होगा बच्चों? जब तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, मतलब ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड नहीं है इलेक्ट्रॉन से। हाँ, नहीं तो ट्रांजिशन होगा कैसे? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रेटेड Cu2+ की, जो कि एक्चुअली क्या है हमारा, इट इज CuSO4 CuSO4.5H2O, या फिर अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो CuH2O4, ये होता है बच्चों। क्लियर है गाइस? ये हमारा एब्जॉर्ब करता है येलो रेडिएशन, इट एब्जॉर्ब्स येलो। तो दिखेगा कैसा बच्चों? अपीयर्स ब्लू। ठीक है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? हाइड्रेटेड, अच्छा हाइड्रेटेड का मतलब क्या है? बेसिकली हमारा जो लिगेंड है वो क्या है? वाटर बच्चे। हाइड्रेटेड Ti3+।
इसमें तुम्हारे पास, इनमें तुम ध्यान से देखोगे तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब अगर तुम्हारे पास D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें तुम्हारा पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल तो है नहीं, तो दे विल बी कलरलेस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक्सेप्ट सम स्पेशल केसेस जो मैंने तुम्हें बताया था, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, वो भी D0 टाइप है लेकिन उसके अंदर तुम्हारा कलर आ जाएगा। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, कौन से वाले? ये मैं भी बताऊंगा, आई टेल यू इन अ मिनट। नॉर्मली अगर तुम देख रहे हो D0 या D10, तो दे आर, नॉर्मली दे आर कलरलेस। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्योंकि उसमें डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। डी में या तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है या डी कंप्लीटली फिल्ड है। समझ गए गाइस? तो मैं क्या बता रहा था, TiH2O6 3+, इट एब्जॉर्ब्स ग्रीन, तो दिखेगा कैसा बच्चों, ऑलमोस्ट पर्पल कलर, अपीयर्स पर्पल और वॉयलेट। ठीक है ना बच्चों? काफी नहीं। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक बच्चों? या वॉयलेट कह सकते हो, डजेंट मैटर। फाइन, गुड। कुछ मेटल्स के कलर याद कर लो, विल हेल्प। Ti3+, ये अब मैं जो कलर बता रहा हूं, दिस इज द कलर दैट वी सी। ओके, वायलेट या पर्पल, V3+, ग्रीन, V2+ एंड Cr3+, ये दोनों हमारे वायलेट, Cr2+, ब्लू, Mn3+, वायलेट, Mn2+, पिंक। ओके गाइस, ये मेटल आयंस के कलर बता रहा हूं, हाइड्रेटेड मेटल आयंस के कलर। ओके, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। मतलब यहां पे जो लिगेंड है वो मैं क्या उठा रहा हूं बच्चों, वाटर। Mn हो चुका हमारा, अब आते हैं Fe3+, येलो, Fe2+, ग्रीन, CO2+, पिंक या रेड, Ni2+, ब्लू ग्रीन, Cu2+, ब्लू। ये जो मैंने लिए हैं, ये किसके लिए हैं गाइस? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का, विद लिगेंड वाटर बच्चों। बेसिकली हम कलर देख रहे हैं मेटल आयन का इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब लिगेंड इज वाटर। मैं लिख देता हूं कलर ऑफ मेटल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब लिगेंड बीइंग वाटर। एक्वा कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? अब ये जो कलर है, ये कलर एक तो हो गया रटना, एक ब्रीफ, एक रफ आइडिया होना कि यार कलर क्या आना चाहिए। उसके लिए ये है बच्चों, कलर डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करता है कि कौन सा कलर आएगा। मेनली समझो इट डिपेंड्स ऑन डेल्टा। डेल्टा ज्यादा होगा, ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है गाइस? मतलब अगर तुम्हारा
डेल्टा ज्यादा होगा तो वो ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, या कम वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। सर गुड। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। हाँ बेटा, कर लो। हाँ ये मेरा, ये जो मैंने लिया है ये ऑक्टाहेड्रल के लिए लिया है। हाँ ऑक्टाहेड्रल के लिए। हाँ T2G से EG में जा रहा है इसमें। ये जो मैंने लिया है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए लिया है, कलर्स। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ, पहले ये बताओ। डेल्टा पे डिपेंड करता है, डेल्टा ज्यादा एनर्जी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब ज्यादा। मतलब सिंपली ये समझो, कर लिया नोट बेटा? यस। ओके, इसको देखो, यहां से देखो, समझ में आएगा। गाइस ये है, सपोजिंग तुम्हारा डेल्टा कम है, डेल्टा कम है, तो हो सकता है ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है। हमें क्या दिख रहा है बच्चों? रेड। अब तुमने डेल्टा किसी के लिए ज्यादा है तो उसने एब्जॉर्ब क्या करा? ब्लू। हमें क्या दिख रहा है? ऑरेंज। मतलब डेल्टा जितना ज्यादा होगा, सिंपली ये समझो, डेल्टा जितना ज्यादा होगा उतना कलर इस साइड में जाएगा, एब्जॉर्ब भी और एक्चुअल कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? शुरू कहाँ से होगा? डेल्टा जितना ज्यादा होगा उतना वी आर रोटेटिंग इट इन, मतलब हम जो कलर चूज करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला चूज करेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले एब्जॉर्ब कर रहा था ग्रीन, अब एब्जॉर्ब कर रहा है ब्लू। और ज्यादा डेल्टा होगा तो इट विल एब्जॉर्ब वॉयलेट कलर। और दिखेगा भी क्या? हमें येलो दिखेगा। द कलर दैट वी विल सी, वी विल ऑब्जर्व, और आईज विल ऑब्जर्व विल बी येलो। एब्जॉर्ब किया वॉयलेट, विजिबल आया येलो। तो सिंपल सी चीज ये है, जैसे जैसे तुम्हारा डेल्टा बढ़ेगा तुम्हारा, वी विल गो इन दिस डायरेक्शन। मैं एक बार बना देता हूं, ये इस डायरेक्शन में जाएगा एज डेल्टा इंक्रीज। अब डेल्टा किस किस चीज पे डिपेंड करता है उसे देखो। पहला, इट डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑब्वियस सी बात है, टेट्राहेड्रल में कम होता, ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा होता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल इज ग्रेटर देन डेल्टा फॉर टेट्राहेड्रल। हाँ या ना बच्चों? इतना समझ में आया नहीं आया? क्लियर है यहां तक? मतलब अगर तुमने सेम लिगेंड लिया, सेम मेटल आयन लिया, एक बार तुमने टेट्राहेड्रल लिया है, एक बार तुमने ऑक्टाहेड्रल लिया है, से MS2O4 एंड MS2O6, तो अगर फोर के अंदर से एग्जाम्पल के तौर पे कलर एब्जॉर्ब हो रहा है ऑरेंज, सपोज इन कलर एब्जॉर्ब हो रहा है ऑरेंज, तो तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल में कलर एब्जॉर्ब होगा इनमें से, विच आर लाइंग टू द अदर, मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। कि अगर तुम्हारा टेट्राहेड्रल के लिए ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब हो रहा है तो ऑक्टाहेड्रल के लिए कौन सा ऑब्जर्व होगा बच्चों? समवेयर अराउंड हियर। सर अगर टेट्राहेड्रल में वायलेट आ रहा है तो उसमें नहीं, ऐसा केस देंगे नहीं हो जिसमें ऐसा कंफ्यूजन हो। क्लियर हो गया ना? मतलब अगर हमारा कलर एब्जॉर्ब बाई चांस येलो है इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल में जो कलर एब्जॉर्ब होगा वो कहीं ना कहीं ये होगा, क्योंकि उसका डेल्टा ज्यादा है। डेल्टा ज्यादा मतलब ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन एब्जॉर्ब करी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि तुम्हें एब्जॉर्ब बताया जाए, हो सकता है तुम्हें दे देंगे कलर विजिबल, कि सपोजिंग तुम्हारा कलर ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज येलो, तो वही रूल तुम्हारा उसके लिए भी चलेगा। कि हम कहेंगे अगर येलो है, नहीं मतलब आइडिया तुम्हें ऐसे मैच करने की जरूरत नहीं है, तुम वैसे ही देख लो। अगर टेट्राहेड्रल में कलर ऑब्जर्व्ड येलो है, कलर ऑब्जर्व्ड येलो है, सॉरी ऑरेंज है, तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल में कलर विजिबल यहां पे आना चाहिए, एब्जॉर्ब्ड के लिए भी और कलर विजिबल के लिए भी। जैसे डेल्टा बढ़ेगा यू रोटेट इट टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? फिर से बोलने की जरूरत है ये चीज, फिर से बता देता हूं मैं, ध्यान दो बच्चों। 1 सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेक, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। ये देखो, अगर तुम्हारा एब्जॉर्ब्ड टेट्राहेड्रल में ऑरेंज है, टेट्राहेड्रल में उसने एब्जॉर्ब करा ऑरेंज, तो ऑक्टाहेड्रल विद द सेम मेटल, सेम लिगेंड, सेम चार्ज, तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल में कलर एब्जॉर्ब विल बी अमंग दीज। ठीक है ना बच्चों?
एंड सेम गोज फॉर कलर विजिबल। बाई चांस टेट्राहेड्रल का कलर है ऑरेंज और ऑक्टाहेड्रल का फिर कलर क्या होना चाहिए, समवेयर ओवर हियर। मतलब कलर एब्जॉर्ब देखो या कलर विजिबल जो है कॉम्प्लेक्स का वो देखो। अगर तुम्हारा टेट्राहेड्रल है और का कलर दे रखा है तो ऑक्टाहेड्रल का कलर जो होगा वो मैंने तुम्हें बता दिया। इट विल बी लाइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर हमें रिफ्लेक्टेड वाला विजिबल होता है या ऑब्जर्व्ड वाला? रिफ्लेक्टेड इज द वन दैट वी ऑब्जर्व, जो हमें दिख रहा है दैट इज द रिफ्लेक्टेड वन, दैट इज द ट्रांसमिटेड वन। जो एब्जॉर्व करा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज द कलर वी सी। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई जो मैंने बताया कि सपोजिंग हमारा टेट्राहेड्रल, में फिर बोल रहा हूं, टेट्राहेड्रल में कलर ऑब्जर्व ऑरेंज है विद अ पर्टिकुलर मेटल एंड लिगेंड, तो ऑक्टाहेड्रल में जो कलर ऑब्जर्व होगा दैट विल बी लाइंग टू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ दैट कलर ऑरेंज। ठीक है ना बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों ये चीज समझ में आई नहीं आई? अभी इसके केस लेंगे तो समझ में आएगा, एग्जाम्पल लेके देखेंगे, इट विल बी बेटर। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, कॉपर का H2O4 के साथ, मतलब H2O के 4 लिगेंड प्रेजेंट है हमारे पास, H2O के 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उसमें कलर नॉर्मली क्या होता है बेटा, रेड। ठीक है ना? अब अगर मैं इसका H2O6 लेता हूं तो तुम्हें याद है भी मैंने कलर बताया था क्या होता है बच्चों? मतलब आइडिया इज इट विल बी लाइन टू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना बच्चों? समझ में आया नहीं आया? गुड। मतलब यू गॉट द रफ आइडिया कि कलर कैसे जाएगा। हाँ है ना? ग्रेट। ये एग्जांपल शायद मैंने गलत ले लिया, मैं अभी इसके जब एक्चुअल कलर बताऊंगा देन यू विल रियलाइज। ठीक है बच्चों? पहली चीज समझिए ना, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इंपॉर्टेंट। ऑक्टाहेड्रल के लिए जो कलर एब्जॉर्ब होगा दैट विल हैव लेसर वेवलेंथ देन द वन फॉर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के लिए एनर्जी कम लगेगी, ऑक्टाहेड्रल के लिए ज्यादा लगेगी फॉर डी ट्रांजिशन। तो सेकंड पे आते हैं, मेटल चार्ज ऑन मेटल आयन, चार्ज ऑन मेटल आयन। +2 और +3 में कौन से वाला ज्यादा वो होगा, एनर्जी किस में ज्यादा एब्जॉर्ब होगी? +2 +3, मतलब सिंपली स्टेटिंग +2 है +3 है, +3 में डेल्टा ज्यादा होता है। हाँ है ना बच्चों? वी आर कंपेयरिंग डेल्टा, डेल्टा इन +3 इज मोर देन इन +2। मतलब अगर +3 में, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, +3 में तुम्हारा कलर ये है ग्रीन, तो +2 में क्या होगा कलर? +3 में मैं मान के चल रहा हूं कलर ऑब्जर्व्ड इज ग्रीन, तो कलर इन +2 क्या होना चाहिए? इट शुड बी ऑन दिस साइड। हाँ है ना बच्चों? हाँ ज्यादा स्टेबल है ना, तो इसलिए तुम्हें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी फॉर ट्रांजिशन। स्टेबल है, +3 इज मोर स्टेबल देन +2। इतनी ये चीज समझ में आई नहीं आई? पहले ये बताओ, तुम्हें अब अगर जंप करवाना है, स्टेबल में जंप करवाना है तो एनर्जी ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी। पहले तो स्टेबल है तो उसको ऑलरेडी स्टेबल है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम है अभी, जो एनर्जी डिफरेंस है डी के बीच में वो काफी ज्यादा है, तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन देनी पड़ेगी ना। समझे या नहीं समझे? तो ये चीज समझ गई। जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था, आई थिंक इट इज प्रीटी क्लियर कि अगर +3 के अंदर बाई चांस कलर जो ऑब्जर्व हो रहा है वो ग्रीन ऑब्जर्व हो रहा है, तो +2 के अंदर कलर कौन सा ऑब्जर्व होगा? इनमें से, है ना बच्चों? गुड। तीसरा किस पे डिपेंड करता है बच्चों? तीसरा डिपेंड करता है लिगेंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? लिगेंड स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो डेल्टा ज्यादा होगा, डेल्टा ज्यादा होगा, ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करेगा फॉर डी ट्रांजिशन। ठीक है ना बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? बच्चों क्लियर है? गुड। मतलब अगर मैं Cn ले रहा हूं और H2O ले रहा हूं, अगर H2O के अंदर तुम्हारा कलर से ऑरेंज है तो Cn में कलर कौन सा होगा? लाइंग टू दिस साइड। हाँ है ना बच्चों?
एक रफ आइडिया मिला या नहीं मिला कलर कैसे जाएगा? गुड, दैट्स ग्रेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ओके गाइस, ये है हमारा। जैसे अगर मैं लेता हूं ये CO Cl NH3 2+ एंड मैंने लिया ये CO NH3 H2O 3+। तो इसमें मुझे ये दे रखा है, ये हमारा पहले वाला है येलो, एब्जॉर्ब कर रहा है, इट इज एब्जॉर्बिंग येलो। तो ये कौन सा एब्जॉर्ब करेगा बच्चों? ग्रीन, इसने एब्जॉर्ब करा येलो। लिगेंड देखो NH3 तो तीनों मतलब दोनों में सेम है। Cl और H2O में स्ट्रॉन्गर लिगेंड कौन सा है? H2O। चार्ज दोनों में सेम है, चार्ज देखना गाइस, चार्ज दोनों में CO पे चार्ज कितना है? +3, ठीक है ना गाइस। लिगेंड्स चेंज हो रहे हैं, Cl की जगह H2O लिया, स्ट्रॉन्गर लिगेंड लिया। मतलब अगर ये बंदा येलो है, दिस शुड बी लाइंग, दैट H2O वाला शुड बी लाइंग टू दिस। देखा गया, इट इज ब्लू ग्रीन इज ऑब्जर्व। ब्लू कलर, ग्रीन इज द कलर एब्जॉर्ब, ब्लू ग्रीन इज द कलर एब्जॉर्ब बच्चों, ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा। हाँ या ना बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं होगा ये चीज? गुड, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अगर ये येलो एब्जॉर्ब कर रहा है, वैसे एब्जॉर्ब में जाके मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कलर तुम्हें पता चल जाएगा। येलो का कॉम्प्लीमेंट्री क्या था? वॉयलेट। और ब्लू ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? इसने वॉयलेट विजिबल है कलर, वॉयलेट कलर इज विजिबल। इसमें कौन सा कलर विजिबल है? रेड विजिबल होगा। समझे या नहीं समझेगा? है कुछ समझ में आया नहीं आया? आ गया हर एक बच्चों क्लियर है? गुड। एक और क्वेश्चन लेते हैं। CO, सपोजिंग में इसी में एक और एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं यहां पे CO NH3 ले लूं तो 3+, इट शुड बी लाइंग, जो उसने एब्जॉर्ब करेगा वो कौन सा एब्जॉर्ब करेगा बेटा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें हमने H2O की जगह सारे के सारे NH3 लिए, मतलब जो H2O था उसको भी हटा के हमने NH3 लगा दिया। स्ट्रॉन्गर लिगेंड। अगर ये ब्लू ग्रीन कर रहा है तो इसको अब जो लास्ट है, इट शुड बी समवेयर वॉलेट में जाना चाहिए या ब्लू जाना चाहिए। ब्लू ग्रीन की जगह ब्लू, इट इज ब्लू। ब्लू एब्जॉर्ब करता है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि उससे जस्ट पहले वाला हो, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लू एब्जॉर्ब करा तो विजिबल क्या होगा बच्चों? येलो ऑरेंज ऑब्जर्व होगा। वही मैं बता रहा हूं कि इसका जो एक्चुअल कलर है वो थोड़ा बहुत तुम ऊपर नीचे हो जाता है, डेविएट कर जाएगा। अगर उसने ब्लू एब्जॉर्ब करा है तो तुम्हें क्या दिखेगा? येलो ऑरेंज। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए होंगे ना, यू कैन इजीली रिलेट। येलो ऑरेंज देंगे, येलो देंगे। नहीं, ऐसे नहीं देंगे, ऐसा नहीं देंगे जिसमें कंफ्यूजन हो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। तो और अगर मैं ये लेता हूं, इसमें क्या कहना है तुम्हारा? ये मैंने एक और ले लिया, इधर ही लिख देता हूं इसे। इसको बताओ बच्चों, ये भी मैंने कोबाल्ट का ही लिया है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले लिया। ये एक्चुअली अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्ब करता है, तो ये दिखेगा कैसा? पेल येलो विजिबल होगा। दिस इज द कलर दैट यू विल ऑब्जर्व बच्चों। गाइस आवाज नहीं प्लीज। और मैंने तुम्हें बताया था कि जब तुम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेते हो, जब तुम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेते हो उसमें तो डेल्टा बहुत कम है,
ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल, बहुत कम है। तो यहां पे इसने कौन सा एब्जॉर्ब किया, सबसे कम एनर्जी का, रेड। रेड, इट एब्जॉर्ब्स रेड, रेड एब्जॉर्ब करा। तो ये दिखेगा कैसा बच्चों, ब्लू विजिबल होगा। समझे या नहीं समझे गाइस? कुछ दिमाग में घुसा है नहीं घुसा, कैसे क्वेश्चन आ सकता है कलर के ऊपर, ऐसे आते हैं। मतलब तुम रियलाइज कर रहे होगे यहां पे जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी उसने, लैम्डा जो इसने एब्जॉर्ब करा, λ1 मान लो इसे, λ1 और λ2 में कौन सा बड़ा होगा बच्चों, λ1 या λ2? λ1 बड़ा होगा, क्योंकि उसके लैम्डा बड़ा होगा, एनर्जी कम है। हाँ है ना बच्चों? आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड, ये डेल्टा पे डिपेंड कर रहा है, इसका डेल्टा कम है, इसका डेल्टा ज्यादा है। डेल्टा ज्यादा है तो उसके लिए तुम्हें हायर एनर्जी की रेडिएशन देनी पड़ेगी, समझा नहीं समझेगा, या लोअर वेवलेंथ की रेडिएशन डालनी पड़ेगी। गॉट इट और नॉट? लास्ट वाले में कॉपर पे +2 चार्ज है। किसमें बेटा? इसमें लास्ट हाँ, वाले, कॉपर पे +2 चार्ज है। ठीक है। क्लियर हो गया गाइस, समझ गए ना? तो ये मैं लैम्डा लिख देता हूँ, λ4 इज लेस देन λ3, लेस देन λ2, लेस देन λ1। सर इसमें कॉपर है तो सर हमने फिर बताया कैसे कि इसमें रेड बन रही है, क्योंकि ऊपर तो सारे कोबाल्ट लिए थे हमने। ये तो मैं एग्जांपल लेके समझा रहा था कि टेट्राहेड्रल में एनर्जी एब्जॉर्ब इज वेरी लेस, रिक्वायर्ड फॉर डी ट्रांजिशन इज वेरी लेस, एनर्जी रिक्वायर्ड इज वेरी लेस। तो पता चला रेड उसने एब्जॉर्ब किया है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को? गुड, ग्रेट। अच्छा, शांति। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया ना कि तुम्हारा लिगेंड पे कैसे डिपेंड कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, NiH2O6 2+ and NiNH3 6 2+। ये हमारा एब्जॉर्ब करता है रेड। तो ये हमारा कौन सा एब्जॉर्ब करना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज टू रेड, है ना बच्चों? तो इट इज एक्चुअली इट इज येलो, येलो एब्जॉर्ब करता है, इट एब्जॉर्ब। हाँ हाँ, मतलब इंटेलिजेंट गेस वर्क लगा रहे होते तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज टू दैट रेड। पेपर में आएगा तो इसी तरीके से करोगे, या तो कलर तुम्हें रटा हुआ है, नहीं तो दिस इज द ओनली वे आउट टू सॉल्व इट। रेड के आगे तो कोई सा भी हो सकता है और रेड के आगे ही सारे होते हैं। हाँ तो कोई सा भी हो तो सकता है। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, ऑप्शन ऐसी दी होंगी जिसको तुम इजीली आइडेंटिफाई कर सको। बच्चों समझ गए? ये तो आपने लिखा है कि एब्जॉर्ब क्या करेगा, आपने उधर लिखा है नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं ये इसने रेड एब्जॉर्ब करा और इसने येलो एब्जॉर्ब करा, समझ गए? तो इसका जो कलर है होगा, इसका कलर विजिबल क्या होगा, इसका कलर विजिबल, रेड एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये जो विजिबल होगा इसका कलर वो क्या होगा, ब्लू ग्रीन विजिबल होगा। और इसका येलो एब्जॉर्ब करा है तो इसका कलर क्या विजिबल होगा, समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ गए गाइस? गेटिंग द आइडिया और नॉट? कि जो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है इसमें कम एनर्जी का तुम्हारा रेडिएशन चल जाएगी, इसके लिए ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन चाहिए, बिकॉज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन लो एनर्जी डी एंड हाई एनर्जी डी इज मोर इन केस ऑफ NH3 लिगेंड एज कंपेयर टू H2O लिगेंड। समझ गए गाइस? क्लियर हो गया ना? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया तो अच्छी बात है, फाइन। अब गाइस एक और चीज जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, D0 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन complexes are colorless, they are colorless, क्योंकि इनमें DD ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, एज नो DD ट्रांजिशन इज पॉसिबल। समझे नहीं समझे गाइस? कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं।
जैसे Sc H2O6 3+, Sc पे चार्ज +3 मतलब D0 कॉन्फ़िगरेशन, Ti पे चार्ज +4 अगेन मीन्स D0 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना गाइस। अब आते हैं CuH2O6 प्लस, Cu प्लस का मतलब D10 कॉन्फ़िगरेशन, Zn में +2 रिप्रेजेंट्स D10 कॉन्फ़िगरेशन। दे आर कलरलेस बच्चों, समझे या नहीं समझे गाइस? गॉट दिस? ओके ग्रेट। अब देखो बच्चों, यहां तक तुम समझ चुके हो कि ये है, मतलब ये ऑक्टाइडल ही उठा रहा हूं, जितना ज्यादा डेल्टा नॉट मोर डेल्टा लेस वेवलेंथ रेडिएशन। और ये हमने कर लिया है, ये पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं। गुड। एक चीज और, देयर आर सम स्पेशल केसेस जैसे KMnO4, K2Cr2O7, K नहीं, K2CrO4। इनमें देखो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Mn+7, क्रोमियम +6, एक तरीके फील आ रही है तुम्हारी D0 कॉन्फ़िगरेशन, राइट? बट दे आर कलर्ड। दिस कलर is due to ligand to metal charge transfer। ligand ने इलेक्ट्रॉन दे दिए मेटल को, ओके, जिसकी वजह से जो हम कहते हैं ना एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वो नहीं रहा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसको लिखा जाता है ligand to metal charge transfer, LMCT, ligand to metal charge transfer। D0 है ना बेटा, Mn क्या होता है 4s2 3d5 +7 का मतलब 3d0। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्रोमियम इज 4s1 3d5 +6 का मतलब D0। समझ गए बच्चों? स्टिल दे हैव गॉट कलर, दैट इज ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। बच्चों कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? सर ये भी सिर्फ D0 वाले केस में ही कलर आ सकता है, D10 वाले में तो इलेक्ट्रॉन हाँ मिलेगा ही नहीं। हाँ करेक्ट। समझ गए गाइस? ये नोट कर लिया हर एक बच्चे ने? क्वेश्चन आ रखे हैं इसके ऊपर बेस्ड। ऑलराइट, नाउ लेट अस गो ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। वी आर डन विद कलर बच्चों, कलर में इतना ही है। हाँ बेटा, 1 सेकेंड बेटा, जस्ट 1 सेकेंड। या अराउंड 6:30, 6:15 to 6:30 के बीच में। समझ गए गाइस? तो उससे पहले बिफोर वी स्टार्ट विद ऑर्गेनोमेटलिक, गाइस तुमने देखा था लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हमें सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू दे रखी थी, है ना बच्चों? वी आर गिवन एक्चुअली द वेव नंबर, है ना बच्चों? हमें क्या दे रखा था, से जैसे 20300 सेंटीमीटर इनवर्स। इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, वेव नंबर बच्चा। ठीक है गाइस? तो अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालोगे? हमारा एनर्जी होता है Hc/λ, या हम कह सकते हैं Hc इंटू वेव नंबर, है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? मतलब आइडिया इज जिसकी ये वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, जिसका वेव नंबर ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा बच्चों। तो रिमेंबर गाइस, मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, यहां पे 1 किलो कैलोरी मोल इनवर्स इज इक्विवेलेंट टू 350 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमने कैसे किया है बच्चों? यहां पे अगर ये वेव नंबर है तो ये डाल दो, उसके बाद पर मोल में एन से मल्टीप्लाई करो और जूल के बजाय कैलोरी में लोगे। दिस इज द रिलेशन दैट यू गेट।
ये मैं अभी बताता हूं। ये वेव नंबर दे रखा है, हमें पूछा गया है एनर्जी इसके साथ एसोसिएटेड कितनी है। एच सी इंटू वेव नंबर करना चाहिए हमें। एच सी इंटू वेव नंबर इज द एनर्जी। लीनियर एनर्जी क्या है? पर एटम। तो पर मोल के लिए मैं क्या करूंगा? Na से मल्टीप्लाई करूंगा। ये आंसर देगा हमें जूल में। तो पहले करो किलो जूल में, और फिर उस किलो जूल को कन्वर्ट करो किलो कैलोरी में। तो अब रिलेशन समझ में आ रहा है ये क्या, कहां से कहां पे जा रहे हैं? समझ गए गाइस? गॉट इट और नॉट? क्या इनवर्स बेटा? मोल इनवर्स, अभी तो मैंने कहा है ना कि पर मोल ले रहे हैं हम। ये जो एनर्जी थी, ये दिस वाज, हाँ, पर एटम। तो हमें पर मोल चाहिए, तो Na से मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे? वही किया है। हाँ, तो पर मोल निकाल रहे हैं ना, किलो कैलोरी पर मोल। एक मोल के लिए एनर्जी कितनी है, इसलिए मैंने Na से मल्टीप्लाई किया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो ये रिलेशन है जो तुम्हें याद होना चाहिए, इट इज बेटर। हाँ बेटा बोलो, इसकी बात करें। 1 सेकंड। अच्छा बच्चों शांत, 1 सेकंड का है। यहां तक समझ में आया नहीं आया, पहले ये बताओ बच्चों, क्लियर हो गया गाइस? हाँ बेटा बोलो। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ बस, मैं एक और लिख दूं। 83.7 सेंटीमीटर। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? ये दो रिलेशन है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है ना गाइस? कि बाई चांस तुम्हें वेव नंबर दे रखा है और एनर्जी पूछा गया है, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द एनर्जी। यूनिट भी तुम्हें पता होनी चाहिए, किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। वो एक्सप्रेशन समझ में आ गया था कि हम वेव नंबर से एनर्जी पे कैसे जा रहे थे? गुड। नाउ वी आर डन विद दिस पार्ट। नाउ लेट अस गो ऑन टू ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। नाउ लेट अस गो ऑन टू ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कार्बन और मेटल का बॉन्ड बच्चों, जैसे एक तो हम एग्जांपल लेते हैं, ये ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम, इट एग्जिस्ट एज डायमंड in which two methyl groups exist as bridges। सर ये तीनों मिथाइल ग्रुप एल्यूमिनियम से ही अटैच्ड है। हाँ बेटा, bridges between two aluminum atoms। जैसे मैं बताता हूं, AlCH3CS। इट एग्जिस्ट एज डायमर बच्चों, इट एग्जिस्ट एज डायमर। इसका इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा, इसका इसके साथ। तो ये जो दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, दे एग्जिस्ट एज ब्रिजेस बिटवीन द टू एल्यूमिनियम एटम। क्लियर है यहां तक बच्चों? गॉट इट? बस इतना ही बताना था इसके बारे में। नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया हमारा, ये एक एग्जांपल मेरे को बताना था, आई जस्ट टोल्ड यू दैट एग्जांपल, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं इस पे। अब आते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। गाइस अभी तक जो हमने लिगेंड देखे थे उनके पास क्या होता था? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था जो डोनेट करता था मेटल को। अब उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है जो वो डोनेट करेगा मेटल एटम को। इट विल डोनेट पाई इलेक्ट्रॉन्स टू मेटल एटम। जब तक बॉन्डेड नहीं है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे बोल रहे हैं हम? अभी बताता हूं। एक तो ये फैक्ट टू रिमेंबर पे जाएगा जो मैं बता रहा हूं। यू हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, एंड इट विल बी यूज डायरेक्टली। तो पहले आते हैं जी सॉल्ट पे। जी सॉल्ट क्या है? इट इज ट्राई क्लोरो इथीन प्लेटिनेट।
ओके गाइस, ये है हमारा जी सॉल्ट, इट इज PtCl3C2H4 माइनस, ये जी सॉल्ट है बच्चों, और दिस इज अ पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसको पाई कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होगा बच्चों, तीन तो क्लोरीन है, Cl Cl Cl। अब यहां पे इसने क्या किया, जो इथीन था उसने हमने पाई इलेक्ट्रॉन प्लेटिनम को दे दिए, पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर है गाइस, जस्ट रिमेंबर दिस, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो उसने प्लेटिनम को डोनेट कर दिए, हेंस इट इज नोन एज पाई कॉम्प्लेक्स। गॉट इट और नॉट गाइस? इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो, Cl Cl, इस Cl को मैं नीचे बना देता हूं फॉर द टाइम भी। बेसिकली ये जो डबल था उसको हमने क्या कर दिया बच्चों, सिंगल, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसने किसको दे दिए, प्लेटिनम को गाए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन बेटर स्ट्रक्चर इज दिस, यहां पे हम सीधा कह रहे हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो उसने प्लेटिनम को डोनेट कर दिए। क्लियर और नॉट? इसको क्या बोलते हैं, पाई स्ट्रक्चर हाँ, क्या बोलते पाई हैं? कॉम्प्लेक्सेस, दिस इज जी सॉल्ट। अच्छा बच्चों, एक चीज और, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, PtCl3 ईटा अभी तुम ये कह रहे हो कि ये क्या लिखा हुआ है, ये मैं अभी बताता हूं बच्चों। यहाँ पे जो ईटा है, ईटा के बाद जो नंबर है, द नंबर आफ्टर ईटा, जो कि हमें 2 दे रखा है, मैं इसको लिख देता हूं, नंबर आफ्टर ईटा रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बाउंड टू मेटल इन द कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। जैसे हमारा इथीन के कितने कार्बन एटम्स आर इन्वॉल्व, 2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा गाइस, लेट अस सी इसमें En फॉलो हो रहा है क्या? प्लेटिनम का क्या होता है बच्चों, 78, एटॉमिक नंबर 78। चार्ज कितना है प्लेटिनम पे, यहाँ पे C2H4 तो न्यूट्रल है, और ये माइनस है, सॉरी +2, तो -2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, और कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं बाय द वे उसे, ये जो C2H4 है 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब पाए पाए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये +8, हाँ है ना, 6 क्लोरीन ने दिए और 2 तुम्हारे इथीन ने दिए, कितने दिए टोटल? बॉन्ड बनाए ना सर आपने यहाँ हाँ बेटा, पे, कार्बन से तो 2 बॉन्ड बनाए। बेटा तुम इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों ने डोनेट, समझ गए? ये स्ट्रक्चर एक्चुअली करेक्ट नहीं है, दिस स्ट्रक्चर इज मोर एक्यूरेट सोचा जाए तो। समझ आ रहा नहीं आ रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिए, गॉट इट और नॉट? और 2 इलेक्ट्रॉन उसने दिए दिए, पाई इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना? तो यहां भी क्या En फॉलो हो रहा है? नहीं फॉलो हो रहा, 84 है, 86 इज इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। हाँ बेटा, तुम इस स्ट्रक्चर के सेकंड स्ट्रक्चर के हिसाब से कह रहे हो, हाँ करेक्ट। अब आते हैं बच्चों, यहां तक क्लियर है? अब आते हैं सैंडविच कंपाउंड्स पे, सैंडविच कंपाउंड्स। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, पहला समझ गए थे, जी सॉर्ट समझ गए थे, अब आते हैं सैंडविच कंपाउंड, जिसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, फेरोसीन एंड डाइबेंजीन क्रोमियम। ये हम 2 पढ़ेंगे, विच आर एग्जांपल्स ऑफ सैंडविच कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो पहला है हमारा फेरोसीन पे आते हैं। फेरोसीन है बिस साइक्लो पेंटा डाई इन आइल,
आयरन 2। ओके, क्लियर है यहां तक बच्चों? या फिर हम इसे लिख सकते हैं FeC, पहले रुको, eta5 C5H5 ट्वाइस। ये है हमारा बच्चों। एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेटर फील आएगी। इट इज अ सैंडविच कंपाउंड, लेट अस सी कैसे बनता है। हाँ बेटा, बेटा यहाँ पे जरूरी नहीं है ऐसा। हम केस, हमारे पास अभी जो मैं केसेस करवा रहा हूं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जितनी कार्बन आइटम है सारे के सारे आर नॉट इन्वॉल्व इन डोनेटिंग। लेकिन जो हम केस कर रहे हैं उसमें एवरी कार्बन आइटम ऑफ द लिगेंड इज इन्वॉल्व इन डोनेटिंग पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। हाँ मैडम, 1 सेकेंड, ये रहा। अब गाइस पहली चीज ये हमारा ये है, दिस इज साइक्लोपेंटाडाइईन, ये है बच्चों। क्लियर है यहां तक? ऐसे ही मैं नीचे बना रहा हूं। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, ये बना दिया मैं। अब यहां पे इसको मैं बता दूं, ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट हो रहे हैं। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? तो लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन, बेटर फील आएगी। ये डोनेट हो रहे हैं, ये डोनेट हो रहा है, ये डोनेट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ के इलेक्ट्रॉन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज व्हाट यू गेट। अच्छा गाइस, एक चीज और, जो मैंने बनाया है आयन लिगेंड, उस पे चार्ज क्या है? -1। मतलब आयन पे चार्ज क्या रहा होगा? +2। क्लियर है यहां तक? अब हमने कहा ये हमें रेड से मार्क नहीं करना, कुछ आसान तरीका बताओ। तो आसान ये ठहरा बच्चों हमारा, माइनस, ये पता है ना बच्चों, एरोमेटिसिटी के टाइम पे हमने इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाए थे। माइनस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इसने डोनेट किया, ये डोनेट किया, गॉट इट और नॉट? ये है। या फिर इसका एक और स्ट्रक्चर है जो तुम्हें बहुत खराब लगने वाला है। कुछ समझ आया? एक मैंने 1 सेकंड, मैं फिर से बनाता हूँ, इट्स टू स्मॉल, जस्ट गिव मी 1 सेक बच्चों। ये बनाया, नेक्स्ट हमने ये बनाया, 1 सेकंड गाइस, नेक्स्ट हमने ये बनाया। ऊपर से अगर देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा, ऊपर से देखो इस टाइप का दिखेगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? जस्ट ऑब्जर्व फ्रॉम अबव, दिस इज द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट यू माइट गेट। सेकंड वाले में, हाँ, ये माइनस डिनोट्स द नेगेटिव चार्ज। ये जो मैंने माइनस बनाया, दिस इज द नेगेटिव चार्ज। क्लियर और नॉट बच्चों? समझ गए? EN देखो, आयरन कितना होता है बच्चों? 26। 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा दो। अब हर एक जो तुम्हारा साइक्लोपेंटाडाइईन है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है? 6। एक तो ठीक है। 6 दे रहा है ना बेटा। ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, अच्छा, दो दो दो। हाँ 6। एवरी साइक्लोपेंटाडाइनाल इज डोनेटिंग 6। तो 6 × 2 12। ये कितना आ गया बच्चों हमारा? 36 आ गया। एंड सो EN इज वैलिड। EN रूल इज वैलिड। समझे नहीं समझे गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। अब आते हैं डाइबेंजीन क्रोमियम। डाइबेंजीन क्रोमियम, ओके। देखो गाइस,
ये हमने लिया क्रोमियम, इधर भी हमने लिया। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों इसके पास? 6। गुड। और अगेन इट इज डोनेटिंग। मैं एक काम करूं, इसको ऐसे ना बना के सीधा बस यही दिखा दूं, ऐसे और ऐसे, दैट वुड बी कन्वीनियंट। आई डोंट वांट टू शो दैट वो रेड वाला डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बच्चों? नहीं तो हम क्या कहते, ये डोनेट हो रहा है, ये डोनेट हो रहा है, ये डोनेट हो रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग डोनेटेड। समझ में आया नहीं आया गाइस? या फिर इसको भी हम आसानी से, इतनी मेहनत नहीं करते, सीधा बस बेंजीन का रिंग दिखा देते हैं। ये Cr, ये बच्चों क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? बोलो गाइस, जस्ट टेल मी क्लियर और नॉट। क्रोमियम के लिए En देखते बच्चों, En रूल वैलिड है या नहीं? क्रोमियम के पास कितने होते हैं? 24। और हर एक से कितने मिल रहे हैं? 36। En इज वैलिड। En रूल इज वैलिड गाइस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। F ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड गाइस, ये हमारा क्या है? दिस इज THC5Me5। ईटा में ईटा भी लिख देता हूं, ईटा 5C5Me5 ट्वाइस। ये हमने ले लिया बच्चों। क्लियर है यहां तक? गुड। तो ये इसका क्या है? दिस इज TH। हाँ बेटा बोलो। नहीं, ये लास्ट है, इट इज लास्ट, इस टाइप का ही लास्ट है। एक मिनट रुकना बेटा। तुम रियलाइज कर जाओगे, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जिस पे तुमने फेरोसिन देखा था। ये नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है ना बच्चों? ये और ये। गॉट इट और नॉट? बच्चों समझ में आया नहीं आया? बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है फेरोसिन पे। नाम भी सर अपने नाम भी बताया नाम इसका कंपाउंड। गॉट इट और नॉट गाइस? इसका नाम बता। बताना है। बताता हूँ। दिस इज पेंटामिथाइल साइक्लोपेंटाडाइइनाइल थोरियम 4। आप याद करो। इसीलिए कह रहा था। गलती से भी नहीं आएगा। नहीं आएगा, स्ट्रक्चर याद कर लोगे तो हो जाएगा, काम चल जाएगा। हाँ बेटा, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो गाइस, इतना काफी है या कुछ थोड़ा सा और आगे पढ़ाने के चक्कर में था मैं? नहीं, होल्ड ऑन अ सेक गाइस।